गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। प्रतिदिन की तरह इस कार्यक्रम में सुबह 9 से 10 बजे तक कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के वीडियो और कार्टून भी देखेंगे। बच्चों, हमें आशा है कि आप घर पर ही विद्यालय के पढ़ाई का अनुभव ले रहे हैं और आप इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। तो रोज की तरह तैयार है ना आप अपनी कॉपी और कलम के साथ आज के पाठों के लिए? बच्चों, याद रखें, दूरदर्शन पर पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको कॉपी में नोट करना है और विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न और जिज्ञासा है तो उसे भी नोट करना है। तो तैयार हो जाए आज के पाठों के अध्ययन के लिए। तो बच्चों, आज आपके लिए गणित की कक्षाएं चलेंगी। कक्षा 6 में गणित में आप सीखेंगे संख्याओं का खेल। इसके बाद कक्षा 7 में दशमलव भिन्न के बारे में जानेंगे और अंत में कक्षा 8 में आप पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब ने पिछले भाग के प्रश्न बनाए या नहीं बनाए? बना ही लिए होंगे। तो आइए आज हम फिर संख्याओं के साथ थोड़ा और खेलते हैं। तो हम इस भाग में पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज क्या होते हैं और HCF क्या होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो अभाज्य मतलब वो संख्या है जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, और गुणनखंड क्या होते हैं कि वह संख्या किस किस संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गई? वह संख्या है जो अभाज्य भी हो और उस संख्या को विभाजित भी कर रही है। इसे समझने के लिए हमने एक संख्या 60 ले ली है। तो हम जब 60 को 2 से विभाजित करते हैं तो 30 होता है, और 30 को फिर 2 से विभाजित करते हैं तो 15 होता है, और 15 को 3 से विभाजित करने पे 5 आता है, और 5 को 5 से विभाजित करने पे 1 आता है। तो आप देख सकते हैं कि 30 गुने 2 बराबर 60 और 15 गुने 2 बराबर 60, या 5 गुने 3 गुने 2 बराबर 60। तो हम 60 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 2, 3 और 5 एक अभाज्य संख्या हुई, तो यह एक अभाज्य गुणनखंड हुए। आइए अब हम देखते हैं सार्व गुणनखंड क्या होते हैं और सार्व गुणज क्या होते हैं। हमने 2 संख्याएं ले ली हैं, 6 और 8। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 4 और 6। और 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 4 और 8। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में विनिष्ट गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 सार्व गुणज खंड हुए। आइए अब हम सार्व गुणज समझते हैं। तो इसे भी समझने के लिए हमने 2 संख्याएं ले ली, 6 और 8। तो 6 के गुणज कौन कौन से हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 इत्यादि। और 8 के गुणज कौन कौन से हैं? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 इत्यादि। तो इन दोनों में उपनिष्ठ कौन कौन से हैं? 24 और 48 इत्यादि। तो 24 और 48 सार्व गुणज खंड हुए। आइए अब हम HCF पढ़ते हैं। इसे निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि है। हम सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। इसमें हम गुणनखंड निकाल के HCF निकालते हैं। इसके लिए हमने 2 संख्याएं ले ली, 16 और 20। तो 16 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 8 और 16। और 20 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 5
10 और 20। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उपनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4। तो HCF में हम सबसे बड़े उपनिष्ठ गुणनखंड को लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा उपनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 4। तो 4 हमारा HCF हुआ 20 और 16 का। आइए अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं। इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा था, उसी तरह हम इसमें भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के HCF निकालेंगे। तो इसे समझने के लिए हमने दो संख्याएं फिर ले ली है, 24 और 42। तो जब हम 24 को 2 से विभाजित करें तो 12, फिर 12 को 2 से विभाजित करें तो 6, फिर 6 को 2 से विभाजित करें तो 3 और 3 को 3 से विभाजित करें तो 1। इसी तरह हम जब 42 को 2 से विभाजित करें तो 21 और 21 को 3 से विभाजित करें तो 7 और 7 को 7 से विभाजित करें तो 1 आता है। तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और 42 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 7। तो 2 इसमें उपनिष्ठ है और 3 भी उपनिष्ठ है, तो 2 गुने 3 बराबर 6 होते हैं। तो 6 इन दोनों संख्याओं का HCF हुआ। आइए अब हम तीसरी विधि पढ़ते हैं। इस विधि का नाम है विभाजक विधि। इससे भी समझने के लिए हम इस विधि में विभाजित करके HCF निकालते हैं। तो इसे भी समझने के लिए हमने दो संख्याएं ले ली है, 75 और 155। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। तो जब हम 155 को 75 से विभाजित करें तो हमारे पास क्या बचेगा? 5, क्योंकि 75 गुने 2 बराबर 150 होते हैं। फिर हम जो बची हुई संख्या है उससे छोटी संख्या को विभाजित करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 5 से 75 विभाजित हो रहा है। तो 5 हमारा HCF हुआ 75 और 155 का। आप लोगों को यह तीनों विधि समझ आ गई? तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? या अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज क्या होते हैं, और HCF क्या होते हैं। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि LCM क्या होते हैं और LCM और HCF में संबंध क्या होते हैं, और संख्याओं के विभाज्यता की जांच करें। तो आप लोगों को आज जो भी पढ़ाया गया है इसके प्रश्न आप अपने पुस्तक से कल करके लाएंगे। थैंक यू। आशा है बच्चों आपने संख्याओं के साथ खेलना पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, 56 का अभाज्य गुणनखंड कौन सी है? ऑप्शंस हैं A 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, B 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, C 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 या D 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। प्रश्न 2, 16 और 64 के सार्व गुणनखंड कौन से हैं? ऑप्शंस हैं A 1 2 3 4 8, B 1 2 4 8 16, C 1 3 4 8 16 या D 1 2 3 8 16। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 2 4 8 16। प्रश्न 3, 2 और 5 के सार्व गुणज कौन से हैं? ऑप्शंस हैं A 25, B 15, C 10 या D 36। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। प्रश्न 4, 6 और 12 का महत्तम समापवर्त HCF कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 6, सी 12 या डी 8। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। प्रश्न 5, 12 और 18 का महत्तम समापवर्त HCF कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए 12, बी 18, सी 6 या डी 3। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। इस पाठ में हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं और उन्हें दशमलव रूप में लिखने की अवधारणा, दशमलव संकेतन पद्धति का स्थानीय चार्ट व उसको लिखने की विधि, भाग की संक्रिया का प्रयोग करते हुए परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना। बाप रे, देख के तो मुश्किल लगता है, लेकिन सच्ची में ये इतना भी मुश्किल नहीं है। और तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त गोलू, हर मुश्किल को छू मंतर करने की दवा। तो चलें, तैयार हो जाओ गणित की एक और मजेदार पहेली सुलझाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरे दोस्तों गीता और रवि से मिलो। गीता और रवि, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाकर तुमसे सवाल पूछूंगा, तो तुम दोनों तैयार हो? क्या तुम ये पेंसिल देख रहे हो? जरा पेंसिल की लंबाई तो बताओ। जवाब अपनी नोटबुक में लिखो। जरा इस रसीले तरबूज को तो देखो, मुंह में पानी आ गया। मैं अभी से काट कर तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे हिस्से में इसमें से कितना तरबूज आएगा? जरा इस सवाल को हल करके बताओ तो। ये एक सुंदर गुड़ियाओं से सजी हुई अलमारी है। इसके सारे खानों में से कितने खाने खाली हैं? इस सवाल को हल करो तो जाने।
देखें कि दोनों ने क्या जवाब दिए हैं। अरे, गीता और रवि ने तो अलग अलग जवाब दिए हैं। या फिर ये दोनों जवाब एक ही हैं? क्या दोनों जवाब सही हैं? गीता ने जो चीज भिन्न में लिखी उसी को रवि ने दशमलव में लिखा। तो क्या दशमलव को भिन्न और भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है? हम जानते हैं कि पूर्णांकों को परिमेय और दशमलव संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्या इसी तरह परिमेय संख्याओं को भी दशमलव संख्याओं में बदला जा सकता है? स्क्रीन पर दिखाई गई सारणी को ध्यान से देखें और फिर परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने का तरीके के लिए अगले स्क्रीन पर जाएं। परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना सीखने के पहले आओ इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। परिमेय संख्याओं के हर व अंश पूर्णांक होते हैं व इन संख्याओं में हर कभी भी शून्य नहीं होता, जैसे 11/5, 7/5, 17/8 आदि। इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने की दो विधियां हैं। पहली स्थानीय मान की संकल्पना द्वारा, दूसरी भाग की विधि द्वारा। आइए इन विधियों के बारे में और अच्छे से जानते हैं। दिए हुए चार्ट पर ध्यान दीजिए। ये चार्ट दशमलव संख्या के संकेतन का स्थानीय मान चार्ट है। इसके आधार पर ही दशमलव में दी गई संख्या को प्रसारित रूप में लिखा जा सकता है। दशमलव की संख्या में दो पद होते हैं। दशमलव के पहले वाली संख्या पहला पद होती है, जिसको पढ़ने के लिए अंतिम अंक को इकाई का स्थान मानते हैं। दशमलव के बाद आने वाले पद में दशमलव को इकाई मानकर पहले अंक को दहाई की जगह पर मानते हैं। क्या हुआ दोस्तों, बात पूरी तरह से दिमाग में नहीं आई क्या? वैसे सच्ची बोलूं तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि गोलू के पास है हर मुश्किल की काट। हे, क्यों ना हम इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें। क्या तुम्हें पता है कि परिमेय संख्याओं को उनके 10वें, 100वें और 1000वें अंश में भी बदलकर लिखा जा सकता है? कैसे? ऐसे 1/4 बराबर 2.5/10 बराबर 25/100 बराबर 250/1000 इत्यादि। अतः 1/4 बराबर 2.5 दशांश बराबर 25 शतांश बराबर 250 सहस्त्रांश इत्यादि। इसलिए हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। 1/4 बराबर 0.25 बराबर 0.250 बराबर 0.2500 इत्यादि। व्यवहारिक रूप से
ऊपर दी गई दशमलव संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है। 1/4 बराबर 0.25 बराबर 0.250 बराबर 0.2500। मेरे पास एक जादुई चार्ट है जिस पर क्लिक करने से ये सारा गड़बड़ घोटाला हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे स्थानीय मान सिद्धांत की मदद से परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिख सकते हैं। तो पकड़ो हाथ और चलो गोलू के साथ। परिमेय संख्या 1/2 गुणन की संख्या 1 × 5/2 × 5 दशांश या शतांश 5/10 व्याख्या 5 दशांश दशमलव रूप 0.5। परिमेय संख्या 3/4 गुणन की संख्या 3 × 25/4 × 25 दशांश या शतांश 75/100 व्याख्या 75 शतांश दशमलव रूप 0.75। परिमेय संख्या 1/20 गुणन की संख्या 1 × 5/20 × 5 दशांश या शतांश 5/100 व्याख्या 5 शतांश दशमलव रूप 0.05। परिमेय संख्या 1/125 गुणन की संख्या 1 × 8/125 × 8 दशांश या शतांश 8/1000 व्याख्या 8 सहस्त्रांश दशमलव रूप 0.008। परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने का एक और भी मजेदार और आसान तरीका है। जानना चाहते हो? तो फिर भला देर किस बात की, अभी दिखाता हूं। ओहो, लेकिन यहाँ 6 तो 8 से छोटा है। अब क्या करें? चलो सर से ही पूछ लेते हैं। जब अंश छोटा और हर बड़ा हो तो भागफल में दशमलव लगाकर अंश की संख्या के आगे एक 0 जोड़ते हैं। अब 6 में 8 से भाग देने पर तो शेष 4 बचता है। यह शेष 8 से छोटी संख्या है, इसलिए एक 0 बढ़ाकर उसे 8 से भाग देते हैं। भाग की इस संक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होती। अंततः हम देखते हैं कि भागफल प्राप्त होता है 0.75। इसलिए 6/8 का दशमलव रूप है 0.75। वाह वाह, गणित की ये चक्कर गिननी भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम मजेदार नहीं थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। वो संख्या जो अपने पूर्ण अंक में लिखी जाती है पूर्णांक संख्या कहलाती है, जैसे 0, 4, 7, 9, 12 आदि।
P बटे Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं में हर कभी भी शून्य नहीं होता। इनका भागफल दशमलव रूप में आता है। स्थानीय मान विधि यानी दशमलव संख्या को इस तरह से लिखना कि इनका हर 10 की घात बन जाए, जैसे 4/10, 30/100 इत्यादि। परिमेय संख्या के अंश को हर द्वारा काटना। देखा कितना आसान था। मुझे तो लगता है तुम्हें अब तक सब समझ में आ गया होगा। तो अब जरा अपनी अक्ल पर जोर डालो और एक एक कर इन सवालों के जवाब बताओ। वाह क्या बात है, सही जवाब। वाह क्या बात है, सही जवाब। वाह क्या बात है, सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि वर्ग संख्या क्या होते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि वर्ग संख्या या फिर कहें तो पूर्ण वर्ग संख्या के गुण क्या क्या होते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोहन से मिलवाना चाहूँगा। मोहन भी आपकी तरह कक्षा 8 का विद्यार्थी है। वह यह अपने कक्षा का मॉनिटर भी है। आज इसकी कक्षा में एक छोटा सा कार्यक्रम होना है और इसके कक्षा में इसके स्कूल के प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापक भी आने वाले हैं। उनके लिए इसे कुल 9 कुर्सियां अपनी कक्षा में सजाने हैं, मगर इसे यह वर्ग के आकार में सजाने हैं। तो आइए देखते हैं मोहन ने इन्हें किस प्रकार सजाया है। सबसे पहले मोहन ने पहली 3 कुर्सियों को एक के पीछे एक सजाया। वह उसके बगल में अगली 3 कुर्सियों को, वह उसके बगल में अगली 3 कुर्सियों को। तो हो गए ना कुर्सियों की सजावट वर्ग के आकार में। यह देखिए, यहाँ पे 9 कुर्सियाँ एक वर्ग के आकार में सज गई। जिस प्रकार हमने बहुभुज वाले पाठ में वर्ग के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार संख्याओं में भी वर्ग होते हैं। किसी संख्या को जब हम उसी संख्या से गुना करते हैं तो गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या को हम वर्ग कहते हैं। जैसे 3 गुना 3 9 हुआ, तो 9 3 का वर्ग संख्या होता है। 3 का वर्ग हम कुछ इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। अगर किसी प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या के खुद से ही गुना कर हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं, तो उस प्राकृत संख्या को हम दूसरे प्राकृत संख्या का वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आइए अब हम कुछ वर्ग संख्या एवं पूर्ण वर्ग संख्याओं की सूची देखें। यहाँ पर हमने सारी प्राकृत संख्याएं लिख रखी हैं व इनके सामने हमने इनके
वर्ग संख्याएं लिख रखी हैं। इस सूची में आप यह देख सकते हैं कि संख्या 1, 9 व 11 के वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 1 है। आइए अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में जानें। वह प्राकृत संख्या जिसको खुद से गुना कर हमने उस संख्या के वर्ग संख्या को प्राप्त किया है, उस वर्ग संख्या के अगर इकाई स्थान पर 4 है तो उस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 2 होगा या फिर 8। ठीक उसी प्रकार वह प्राकृत संख्या जिसको खुद से गुना कर हमने ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त किया हो जिसके इकाई स्थान पर 9 है, तो वैसे संख्या के इकाई स्थान पर या तो 3 होगा या फिर 7। इसी प्रकार वह पूर्ण वर्ग संख्या जिसके इकाई स्थान पर 6 हो, तो वह संख्या जिसे खुद से गुना कर वह पूर्ण वर्ग संख्या हमने प्राप्त किया है, उसके इकाई स्थान पे या तो 4 होगा या फिर 6। ठीक इसी प्रकार अंतिम में वह पूर्ण वर्ग संख्या जिसके अंतिम में 0 हो, तो संख्या जिसके खुद से गुना करने पर हमने पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त किया है, उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा। लेकिन हाँ, इसमें हमें यह भी याद रखना है कि 0 की संख्या सम होनी चाहिए। अगर वह विषम होगी तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं कहलाएगी। जैसे अगर यहाँ पे हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 25,000 है, तो आप यहाँ यह देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 की संख्या विषम है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी संख्या के अगर अंतिम में यानी कि इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहला सकती। जिस प्रकार संख्याओं में क्रमागत संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं में भी हम कह सकते हैं कि क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अगर मैं कोई भी 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं लूं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 व 4 लिया है, तो इन दोनों के बीच में आने वाली संख्याएं जैसे कि 2 व 3 हो, तो यह दोनों कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर हम अगली क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं लें, जैसे 25 व 36, तो इन दोनों के बीच में आने वाली संख्याएं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यह सारी प्राकृत संख्याएं भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं क्या 128 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो चलिए सबसे पहले हम यह पता करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सूची देखेंगे। सूची देख हम यह बता सकते हैं कि 128, 121 व 144 के बीच में आता है और यह दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 128 कभी भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के एक रोचक प्रतिरूप के बारे में जानें। हमने कक्षा 6 में त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं के बारे में पढ़ा था, जैसे 1, 3, 6, 10। यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 जोड़ 3 हो गया कितना? जी हाँ, 4, और 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 3 व 6 को जोड़ूं, जो कि एक क्रमागत त्रिभुज संख्याएं हैं, तो इनको भी जोड़ने पर मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3 जोड़ 6 हो जाएगा हमारा कितना? जी हाँ, 9, और 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको यह सारी चीजें बहुत आसान लगी हो और आप इसे याद रख। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले वर्ग संख्याओं के बारे में जाना और इसके बाद हमने वर्ग संख्या या बोले तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणों के बारे में सीखा कि किस प्रकार संख्याओं के इकाई स्थान को देख हम यह बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी नहीं। अब हम अपनी अगली वीडियो में
सबसे पहले संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे और उनको किन किन तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं यह भी जानेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानेंगे कि उसे हम कैसे उपयोग में लाते हैं। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा है बच्चों आपने वर्ग और वर्गमूल भाग 1 पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए प्राकृत संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी वर्ग संख्या या डी त्रिकोणीय संख्या। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ग संख्या। प्रश्न 2, 729 जिस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है उस संख्या के इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए 1 या 9, बी 2 या 8, सी 3 या 7 या डी 4 या 6। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 या 9। प्रश्न 3, 1024 जिस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है उस संख्या के इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए 1 या 9, बी 2 या 8, सी 3 या 7 या डी 4 या 6। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 या 8। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? ऑप्शंस हैं ए 753, बी 767, सी 778 या डी 784। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 784। प्रश्न 5, यदि हम दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं ए प्राकृत संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी वर्ग संख्या या डी त्रिकोणीय संख्या। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ग संख्या। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले वर्ग संख्याओं के कुछ और रोचक प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि संख्याओं का वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। अब के रोचक प्रतिरूप में हम यह पता लगाएंगे कि किसी दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं हमने कोई वर्ग संख्याएं ले ली 9 व 16। 9 3 का वर्ग है व 16 4 का वर्ग है। तो 9 व 16 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं? तो हम गिनकर बता सकते हैं कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो यह कितनी है यह पता लगाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हमें मालूम है कि 9 3 का वर्ग संख्या है व 16 4 का। तो यह बताइए 3 व 4 में छोटा कौन है? जी हाँ, 3 छोटा है। तो हम 3 को ले लेंगे और इस 3 को हम n मान लेंगे। इस n को जब हम 2 गुना कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6। तो आप इस तरीके से यह पता लगा सकते हैं कि कितनी वर्ग संख्याएं हैं जो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 144 व 169 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो इसके लिए हम दोबारा यह देखेंगे कि 144 व 169 12 व 13 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 जो कि 13 से छोटा है उसे हमें क्या मानना है? n मानने के बाद हम क्या करने वाले हैं उसे 2 गुना। तो 2 गुने 12 कितना हो जाएगा? जी हाँ 24। यानी कि 144
व 169 के बीच में 24 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो था ना यह भी एक रोचक प्रतिरूप। तो आइए अब हम कुछ और रोचक प्रतिरूप जानें। इस रोचक प्रतिरूप के लिए मैं चिंकी व चिंटू को बुलाना चाहूंगा। चिंकी व चिंटू हमें विषम संख्याओं के बारे में बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने सेब हैं? जी हाँ, यहाँ कुल 5 सेब हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह 5 सेब आपको चिंकी व चिंटू के बीच में बांटने हैं, तो आप किस प्रकार बांटेंगे? अगर हम इस प्रकार देखें तो 2 सेब चिंकी के पास गए व 2 सेब चिंटू के पास गए और 1 सेब हमारे पास बच गया। तो आप कह सकते हैं कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे अगर हम किसी भी 2 वस्तुओं के बीच बांटे तो हमारे पास आखिरी में 1 रह जाता है। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं में देखें तो कुछ यह संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 व 17। अब इस रोचक प्रतिरूप में अगर हम पहली n विषम संख्याओं का योग करें यानी कि जोड़ें, तो हमें n के वर्ग संख्या के बराबर संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम पहली 2 संख्याओं यानी कि 2 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? और 4 2 का वर्ग संख्या होता है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि मैं पहले 4 विषम संख्याओं का योग करूं तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 कितने के बराबर है? 16। और 16 क्या होता है? 4 का वर्ग संख्या। था ना यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्याओं का रोचक प्रतिरूप। आइए अब हम आगे चलें। अब हम संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं यह जानेंगे। जब हमारे पास छोटी संख्याएं होती हैं, जैसे अगर मुझे 4 का वर्ग निकालना हो तो मैं 4 गुना 4 करता हूँ और मुझे प्राप्त होता है 16। तो मैं कहता हूँ कि 16 4 की वर्ग संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं 5 का वर्ग निकालना चाहूँ तो मैं 5 गुना 5 करता हूँ और वह होता है 25। तो 25 भी है 5 की वर्ग संख्या। इसी प्रकार अगर मुझे कोई बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखें। अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले हम उसका प्रसारित रूप लिखेंगे। उसके बाद उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको एक सूत्र याद हो, a प्लस b का वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो a का वर्ग जोड़ 2ab जोड़ b का वर्ग। तो हम इसी सूत्र को योग में लाएंगे। तो a की जगह 20 है व b की जगह 3। तो 20 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 2 गुना 20 गुना 3, जो कि हमारे पास कुल हो जाएगा 400 जोड़ 9 जोड़ 120, जो कि बराबर होगा 520 जोड़ 9। और अंतिम में हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वह 23 का वर्ग होगा, जो कि 529 है। यह तो 2 अंकों के लिए हम यह सूत्र को अपना सकते हैं, मगर अगर हमारी संख्या 2 अंकों से ज्यादा की है तब हम क्या करें? तब हम विकर्ण तरीका अपना सकते हैं। विकर्ण तरीके में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उसके कितने अंक हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 256 लिया है, तो 256 में हुए कुल 3 अंक। तो अब हम एक वर्ग बनाकर 3 से कम 1 कम यानी कि 2 बराबर दूरी पर लंबवत रेखाएं बनाएंगे। इसी प्रकार 2 क्षैतिज रेखाएं भी बराबर दूरी पर बनाएंगे। इस दौरान हमने एक वर्ग को कई छोटे छोटे वर्गों में बदल दिया। अब हम हर छोटे वर्ग को उनके विकर्ण बना देंगे। तो इस प्रकार हम जितने भी हमारे छोटे वर्ग हैं सबके अपने अपने विकर्ण बना दिए। अब हम दी हुई संख्या के अंकों को लंबवत रेखा के ऊपर बाईं ओर से लिखेंगे और क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम दोनों तरफ दी हुई संख्या लिख लेंगे। अब वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक एक अंक को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक के क्रमबद्ध गुणा करेंगे। तो प्राप्त गुणनफल को इस प्रकार लिखेंगे कि दहाई अंक सापेक्ष उपवर्ग के विकर्ण के ऊपर हो व इकाई अंक विकर्ण के नीचे लिखे जाएं। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया 4, तो 0 हुआ दहाई पे तो मैंने 0 को विकर्ण के ऊपर लिखा, व 4 हुआ इकाई पर तो मैंने 4 को विकर्ण के नीचे। इसी प्रकार हम वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक अंक को
लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक से क्रमबद्ध गुना करते जाएंगे और प्राप्त गुणनफल को उनके सापेक्ष उपवर्ग में लिखते जाएंगे। एक एक कर सारी संख्याओं को लिखते हुए हम कुछ इस तरह संख्याओं को प्राप्त करेंगे। अब दाईं ओर केस बस से नीचे वाले विकर्ण से शुरू करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब नीचे के विकर्ण से शुरू कर हम हर अंकों को जोड़ते जाएंगे व लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ 6 था तो 6 लिख लिया, 0 3 व 0 थे तो 0 3 जोड़ 0 हमारे पास हो गए 3। इसी प्रकार 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 2 हमारे पास हो गए 15। और इसी प्रकार हमारे पास बाकी के भी संख्याएं आ जाएंगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ हो गए 4 और फिर 1 जोड़ 4 जोड़ 1 हो गया 5 6 और फिर अंतिम में 0 है तो 0 का 0। तो अब हमें यह सारे योगफल प्राप्त हो जाएंगे। इन संख्याओं से हमें वर्ग ज्ञात करना है। जिन जिन संख्याओं में सिर्फ इकाई अंक है वहां पर हम उस संख्या को वर्ग संख्या के स्थानों पे एक एक कर लेते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 था तो 6 चला गया इकाई स्थान पर। अब हमारे पास 3 है तो वो चला गया दहाई स्थान पर। अब यहाँ 15 है, 15 में 2 अंक हैं तो इस संख्या को हमें तोड़ देना है। तो 15 को हमने तोड़ बनाया 1 और 5। 5 था इकाई अंक से तो इसलिए यह अंक जाएगा ज्ञात होने वाले वर्ग संख्या के स्थान में। वह 1 जो बच गया वह जाकर 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो 4 जोड़ 1 हुआ 5। अब यहाँ भी है हमारे पास सिर्फ 1 अंक तो यह अंक भी चला जाएगा एक स्थान पे और फिर 6 और अंतिम में हमारे पास बचता है 0 जिसका कि कोई भी मूल्य नहीं है। तो यह संख्या हो गया हमारे पास वर्ग संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 256 का वर्ग कितना होगा तो 65,536। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने कुछ और रोचक प्रतिरूप जाने और अंतिम में हमने यह भी सीखा कि किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार ज्ञात करना है। हम अपनी अगली वीडियो में यह जानेंगे कि पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है और किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा है बच्चों आपने वर्ग और वर्गमूल भाग 2 पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, 14 व 15 के वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? ऑप्शंस हैं ए 14, बी 15, सी 28 या डी 30। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 28। प्रश्न 2, पहली 7 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 7, बी 14, सी 28 या डी 49। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 49। प्रश्न 3, बिना गुणा किए यह बताइए कि 32 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 1000, बी 1004, सी 1012 या डी 1024। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1024। प्रश्न 4, विकर्ण तरीका का प्रयोग कर यह बताइए कि 312 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 93,744, बी 97,344, सी 99,961 या डी 91,144। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 97,344। प्रश्न 5, 12 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 144, बी 121, सी 100 या डी 81। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 144। बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी और साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया है। हाँ, अगर कुछ नोट करना छूट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों का अध्ययन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
जी हाँ बच्चों, प्रतिदिन डीडी बिहार पर प्रसारित मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के वेबसाइट पर जाकर आप पुनः देख सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट www.bepcssa.in पर जाकर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में अपनी कक्षा को चुनकर अपनी पढ़ाई जितनी बार चाहे उतनी बार करना है। साथ ही बच्चों, प्रतिदिन प्रसारित सभी कक्षाओं को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर भी आप देख सकते हैं। आज के पढ़ाए गए विषय से संबंधित सवालों को आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। और बच्चों, आपके लिए एक और रोचक जानकारी है। आपके स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग को या इनके छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के वीडियो को बनाकर आप अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला के नाम के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपके चयनित कहानी, कविता या पेंटिंग को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को देखते रहिए और अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।